हाय गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल कॉमर्स विद विनय एंड मेरा नाम है विनय पाठक। दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं बेसिकली वो क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर है, उससे रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। एक न्यूमेरिकल आपका कम से कम एग्जाम के अंदर 100% आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये 5 से 6 नंबर का तकरीबन सोर्स है। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो अच्छे से देख ली और कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपने प्रैक्टिस कर लिए, देन बिलीव मी आप लोगों का यहाँ पे बहुत मजबूत हो जाएगा ये वाला पोर्शन आप लोगों का, ठीक है। तो एक बार जरा ध्यान से समझना, पेशेंस रखने होंगे आप लोगों को। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है यार, कॉन्सेप्ट इसमें कई सारे हैं। मैं साथ के साथ बीच में कई सारी चीजें ऐड ऑन करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो वो चीजें टाइम टेकिंग है। सो आप लोगों को पेशेंस बना के रखने होंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट देखना। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, देखो मैं मेन वो 3 मेथड्स जो थे, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उस पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों का ना बेस क्लियर करना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स आफ्टर ऑल आप लोगों को सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो जरा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ना टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। वो जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 4 एग्रीगेट्स डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं, 4 एग्रीगेट्स नेशनल लेवल पे होते हैं। डोमेस्टिक लेवल मतलब है कि डोमेस्टिक आप लोगों ने चैप्टर 2 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा, मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरी की पूरी चीज बताई है कि डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है एंड सो ऑन। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक लेवल पे आपके 4 हो गए, नेशनल पे 4 हो गए। डोमेस्टिक पे जो 4 है उनके नाम क्या क्या है? जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। क्या चीजें हैं मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखो डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, ये जो बीच में डी है इसका मतलब होता है डोमेस्टिक। नेशनल लेवल पे जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ डी को रिप्लेस कर दो एन से, वो नेशनल हो जाएगा। यानी कि जीएनपी एट एमपी, देखो जीडीपी एमपी की जगह जीएनपी एमपी, जीडीपी एफसी की जगह जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। अब जरा सुनो, एनडीपी एफसी जो ये लास्ट वाला है डोमेस्टिक के अंदर, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एंड जो लास्ट वाला एनएनपीएफसी है नेशनल में, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ एक एक बार हम समझते हैं। ये जो जी है, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस, ठीक है ना। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेट। अच्छा एन कौन सा? अभी एन भी 2 हैं, जरा देखो, एक एन आपका ये है और एक एन आपका ये है। तो ये 2 अलग अलग एन है, तो मैंने इसको पहले वाले को N1 बोला है और बीच वाले को N2 बोला है, ठीक है ना। तो N1 जो पहले वाला एन होता है उसका मतलब नेट होता है, और जो आपका N2 होता है, जो बीच वाला N होता है, उसका मतलब होता है नेशनल। फिर आप लोगों का जो D है बीच में, उसका मतलब क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हो जाएगा। देन आपका MP का मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। MP मतलब मार्केट प्राइस होता है। FC का मतलब आप लोगों का फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। ये चीजें डिटेल में जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं जो चीजें हैं वो कराने वाला हूं, अदरवाइज सब कुछ बताने चला वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जरा सुनो मेरी बात, और लास्ट में जो P है, P का मतलब होता है प्रोडक्ट। P कभी चेंज नहीं होता, हर जगह P कॉमन है, देख लेना कहीं भी P चेंज नहीं हुआ है, हर जगह लास्ट में P जरूर लगता है। अब जरा सुनो क्यों ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखना। ग्रॉस से नेट पे आपको पहुंचना है, ग्रॉस से नेट पे, यानी कि ग्रॉस मतलब जी, नेट मतलब एन। ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है तो माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, और नेट से अगर ग्रॉस पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद क्या है आपका नेशनल से, जो दूसरा वाला एन है, नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना हो तो नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना है तो माइनस कर देंगे NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है तो प्लस NFIA। फिर आपका मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो प्लस कर देंगे NIT। ओके, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन तो देखो दे रखा होगा। डेप्रिसिएशन के कई प्रकार के नाम हैं। डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो जहां भी फिक्स्ड कैपिटल वर्ड कुछ आ जाए ना तो समझ जाना डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, आप लोगों को डेप्रिसिएशन पता चल गया। NFIA क्या होता है? NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड
फ्रॉम और टू को ध्यान में रखना है, फ्रॉम -2 होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद एनआईटी क्या होता है, एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी कभी हम इसे प्यार से जीएसटी भी बोलते हैं, और माइनस इसमें से कर देंगे सब्सिडीज। अच्छा, जो चीज इधर है वो इधर ही रहेगी, वो इधर नहीं आ सकती है। सब्सिडी सब्सिडी की जगह रहेगी, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह रहेगा। अब इन फॉर्मूलों को हमें यूज करना है एंड इनसे ही हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, हम कैसे इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक जुगाड़ से आप लोगों को सिखाऊंगा, वो जुगाड़ एक बार आपको समझ आ गया ना, पूरे नेशनल इनकम में मैं वो यूज करूंगा। कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होते जाएंगे, बट वो जो जुगाड़ आपने बेसिक सीखा है ना, वो सेम टू सेम रहेगा। मेरी बात समझना। लेट सपोज मैं केस 1 क्या समझता हूँ, केस 1 क्या है, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आप लोगों को कि अगर आपको ना देखो एक एग्रीगेट, वन एग्रीगेट गिवन होगा, आप लोगों को पेपर के अंदर ना एक एग्रीगेट दे रखा होगा। लेट सपोज कितना दे रखा है, 10,000। एग्रीगेट का मतलब क्या है, मान लेते हैं जीडीपी एमपी, ये जो 8 एग्रीगेट्स थे ना, उसमें से एक एग्रीगेट जीडीपी एमपी आपको दे रखा है 10,000। आपको निकालने के लिए बोल देगा एनएनपी एफसी बताओ कितना होगा। जीडीपी एमपी दे रखा होगा, पूछेगा एनएनपी एफसी बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट और डाउन हिंदी में लिख लो। जो निकालना है, जो निकालना है उसे लेफ्ट एंड डाउन, क्या बता रहा हूं अभी बताऊंगा। जो दे रखा है, जो दे रखा है उसे राइट एंड अप, ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आया, जो निकालना है उसे लेफ्ट में और डाउन में, जो दे रखा है वो राइट में और अप में। सर इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को जीडीपी एमपी दे रखा है और एनएनपीएफसी निकालना है। जो निकालना है उसको लेफ्ट एंड डाउन लेना है ना, तो देखो क्या करोगे आप, मैं इसे जरा रब कर दूं, ये लो मैं इसे रब कर देता हूं, यहीं पे समझा दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को जीडीपी एमपी दे रखा है, एनएनपीएफसी निकालना है, तो एनएनपीएफसी को ना आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रख लो। और क्या करना है, और यहाँ पर रफ साइड में ना एनएनपीएफसी को डाउन में नीचे लिख देना। जो चीज दे रखी है, कौन सा एग्रीगेट दे रखा है जीडीपी एमपी, उसे राइट रखना है, यानी कि इक्वल टू की राइट साइड में रखना है, और अप यानी कि यहाँ पे ऊपर रखना है, एनएनपीएफसी के ऊपर। अब सुनो, अब क्या करना है, एरो नीचे लानी है। जी से एन पे जाएंगे, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये देखो ये वाली टेबल आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये जो मैंने आपको कराई थी, ठीक है ना। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाना है, देखो डी से एन पे जाना है ऊपर की तरफ, तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। पी से पी पे कभी कुछ नहीं होगा, वो सेम रहता है, ठीक है ना। एमपी से एफसी जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। बात खत्म है भाई। आपको ये फॉर्मूला बेसिकली पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। अब देखो ये जो चीज आपने करी है, आपको पेपर में देखो ये भी दे रखा होगा, ये भी और ये भी, और आपका एनएनपीएफसी निकल के आ जाएगा। कहो कैसा लगा। इस फंडे को ध्यान से समझ लेना। अभी आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं मैं इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है ना। आओ जरा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे। आओ जरा, सबसे पहला देखो आप लोगों को क्या दे रखा है, जीएनपी एट एफसी निकालना है। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन के पास ही, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जीएनपी एट एफसी निकालना है, जीएनपी एट एफसी निकालना है। एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, कौन सा एग्रीगेट दे रखा है, एनडीपी एमपी दे रखा है, एनडीपी एमपी दे रखा है। कितना दे रखा है, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो निकालना है उसे लेफ्ट और डाउन, तो देखना GNPFC इक्वल टू के लेफ्ट साइड, और यहाँ रफ साइड में देखो मैंने डाउन में लिख दिया है GNPFC। और जो दे रखा है NDPMP, उसको क्या करूंगा, राइट एंड अप, ठीक है। अब जरा देखो N से G पे जाना है, वो टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को, पॉज करना और वहीं पे याद कर लेना पूरा का पूरा। N से D पे जाना है, ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। D से N पे जाना है, ये देखो D से N पे जाना है, प्लस कर दूंगा NFIA। फिर क्या करना है, MP से FC जाना है तो माइनस कर दूंगा NIT। तैयार हो गया मेरा फॉर्मूला। तो देखना NDPMP कितना दे रखा था आप लोगों को, 80,000 रुपीज दे रखा था, प्लस डेप्रिसिएशन आप लोगों को कितना दे रखा है, 4950। तो लो जी 4950, प्लस NFIA कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200। ये देखो प्लस का साइन है बट ये -200 है, तो ब्रैकेट में -200 लिख देंगे। और लास्ट NIT कितना दे रखा है, NIT का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को कितनी दे रखी है, इनडायरेक्ट देखो ब्रैकेट खोल लेना इसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखी है 10,600,
10,600 माइनस सब्सिडीज मैंने कर दी 1770। बस बात खत्म। इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम था। आओ जरा एक क्वेश्चन और करा दूं। आ जाओ एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखना। नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है। एनएनपी एट एफसी निकालना है, देखो साइड में लिख लो, एनएनपी एट एफसी हमें निकालना है। और कौन सा एग्रीगेट, वो जो 8 एग्रीगेट्स थे टोटल, उनमें से कौन सा दे रखा है? जीडीपी एट एमपी दे रखा है। जीडीपी एमपी दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 4800। तो जी जो निकालना है उसको लेफ्ट में रख लूंगा, एनएनपी एफसी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और यहां पर मैंने कहीं डाउन में भी लिख दिया एनएनपी एट एफसी। और जो दे रखा है जीडीपी एमपी वो राइट एंड अप। अब देखो जी से एन पे जाना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है, प्लस कर देंगे एनएफआईए, और लास्ट में एमपी से एफसी जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। अब तो आप लोगों को ऊपर से नीचे क्या प्लस माइनस होना है याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ना? नहीं हुआ तो इसको याद कर लो। जीडीपी एमपी कितना दे रखा है? 4800 माइनस डेप्रिसिएशन का देखो दूसरा नाम, डेप्रिसिएशन भाई साहब कृष्ण जी की तरह है, उसके कई सारे नाम है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, कितना दे रखा है? 200 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है? 80 माइनस एनआईटी कितना दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 300 माइनस सब्सिडी 60 300 माइनस 60। अल्टीमेटली इसका आंसर निकाल दूं एक बार क्या? ये लो 1 माइनस 14800 माइनस 120 माइनस 240 माइनस 120 माइनस 240 यानी कि माइनस 360। तो जरा सॉल्व कर लेना, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना? आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ इतना था। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कब हुआ? ये वाला तरीका हमने तब लगाया जब एक एग्रीगेट दे रखा था और दूसरा एग्रीगेट निकालना था। अब क्या है कि आपको कोई एग्रीगेट की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको बीच की किसी चीज की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आपसे सब्सिडीज की वैल्यू मांग ली, आप लोगों से डेप्रिसिएशन की वैल्यू मांग ली, आप लोगों से फैक्टर इनकम एनएफआईए की वैल्यू मांग ली। वो उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी आपको किसी एग्रीगेट के अलावा किसी चीज की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको पक्का 2 एग्रीगेट्स दे रखे होंगे, और उन 2 एग्रीगेट्स को आप किसी को भी लेफ्ट में रख लेना और किसी को भी आप राइट में रख लेना। बट हाँ मेक श्योर जिसको लेफ्ट में रखा है उसी को डाउन में रखना, एंड जिसको राइट में रखा है उसको अप रखना। कैसे, जरा देखो। यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है? सब्सिडीज निकालना है। सब्सिडीज जरा देखो, अब क्या है, 2 एग्रीगेट जरूर दे रखे होंगे। एक आपको जीडीपी एट एफसी दे रखा है, एक आपको एनएनपी एट एमपी दे रखा है। मेरी मर्जी में किसी को भी लेफ्ट में रख लूं, मैंने कहा एनएनपी एट एमपी को लेफ्ट में रखूंगा। एनएनपी एट एमपी मैंने इक्वल टू लेफ्ट साइड में रखा, और क्या कर दूंगा, जिस चीज को मैंने यहाँ पे रखा है उसी चीज को मैं यहाँ पे डाउन में भी रख दूंगा। और जीडीपी एट एफसी को मैं अगर राइट में रख रहा हूँ, जीडीपी एट एफसी को राइट में, तो यहाँ पर मैंने इसको अप भी रख दिया। अब क्या हुआ, जी से एन जाना है, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, डी से एन जाना है तो प्लस कर दूंगा एनएफआईए, एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस कर दूंगा एनआईटी, एमपी से एफसी इज माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी इज प्लस एनआईटी। ओके, जीडीपी एफसी आप लोगों को कितना दे रखा है? 55,000 माइनस डेप्रिसिएशन आप लोगों को कितना दे रखा है? 2500 प्लस एनएफआईए कितना दे रखा है? अच्छा इस बार देखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि फ्रॉम माइनस टू करना पड़ेगा। तो जी देखना 1300 माइनस 600 और प्लस एनआईटी, एनआईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को कितना दे रखा है? 4400 माइनस सब्सिडीज की ही तो वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ये लो। और एनएनपी एमपी की जगह क्या लिख दूंगा? 55,500, ये रहा 55,500। अब जैसे आप लोगों ने सीखा है, इस साइड सब्सिडीज को रखो, बाकी सारी चीजें उस साइड लेके चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना? ओके जी, आओ जरा आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब हमारे मेन स्ट्रीम क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आओ जरा, कौन सा मेथड? अब जरा सुनो, आपका बेसिक हो गया है क्लियर। अब हम सीधे मेथड्स ऑफ किस पे पहुंचेंगे? कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना? आसान मेथड है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें दिमाग में आपने रख लिया तो बिलीव मी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना? वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितनी वैल्यू ऐड करेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो नेशनल इनकम में ऐड ऑन होने लग जाएगा। एक बहुत ही क्लीशे एग्जांपल है, क्या वो एग्जांपल है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक किसान है, किसान ने गेहूं, लेट सपोज, ध्यान से सुनो, एक गेहूं है, किसान ने गेहूं 10 रुपए किलो बेचा, किसको? आटा चक्की वाले को, वो जो होता है ना आटा चक्की जिसमें पीस देता है,
फिर आटे चक्की वाले ने उस गेहूं को पीसा एंड क्या करा, उसे आगे वाले को बेच दिया। लेट सपोज ढाबे वाले को जो रोटियां बनाता है उसको बेच दिया 15 रुपए में। ढाबे वाले ने क्या करा, 15 रोटियां बनाई उसकी, और वो जो 15 रुपए का था ना उसको 50 रुपए में आगे बेच दिया लेट सपोज। अब क्या हुआ, सबसे पहले किसान ने क्या करा, 10 रुपए वैल्यू ऐड कर दी थी, ओके कर दी थी। फिर क्या हुआ, उसने जो दूसरा था आटा चक्की वाला, उसने 5 रुपए 15 रुपए में आगे बेचना उसे, यानी कि 5 रुपए उसने वैल्यू ऐड कर दी। फिर जो रेस्टोरेंट वाला ढाबे वाला था उसने क्या करा, 15 में खरीदा एंड आगे 50 में जाके बेचा, उसने 35 रुपीज वैल्यू ऐड कर दी। ये जो अलग अलग लेवल पे जितनी वैल्यू ऐड हुई है इन सबको प्लस कर दो, वो नेशनल इनकम का पार्ट फॉर्म करेगा। समझ आई बात, बस यही था इसके अंदर। अब जरा सुनो, मुद्दे पे आते हैं, समझने की बातें बाद में, अभी सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में आप एक चीज निकालते हो, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड है तो वैल्यू एडेड निकालोगे। वैल्यू एडेड का क्या और कोई नाम है? बिल्कुल है, उसका एक नाम है GVAMP। वैल्यू एडेड मेथड का हमेशा एक नाम रहेगा, वो है GVAMP, बट कभी कभी उसका एक और नाम हो सकता है GDPMP। सर GVAMP भी नाम हो सकता है, GDPMP भी हो सकता है, ऐसा कब होगा? मैं कह रहा हूं कि वैल्यू एडेड का नाम GVAMP हमेशा है, बट GDPMP कब होगा जरा देखो। अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर, लेट सपोज मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरी इंडिया के अंदर एक ही फर्म है जो प्रोडक्शन करती है, तो उस केस में GVAMP GDPMP के इक्वल होगा, तो आप GVAMP की जगह GDPMP लिख सकते हो। बट अगर इंडिया के अंदर एक से ज्यादा फर्म्स हैं, तो आप क्या करो, उन सभी के GVAMP को प्लस कर दो और मिलाकर क्या बना दोगे, GDPMP बना दोगे, यानी कि समेशन ऑफ GVAMP विल बिकम इक्वल टू GDPMP। क्या समझ आ गया? इसलिए मैंने यहां पे लिखा था एज द केस में भी, जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लेना। अब इसका फॉर्मूला क्या है जरा देखना। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है यानी कि जितना आपने आउटपुट बनाया, आपने जितना प्रोडक्शन किया, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए आपने पीछे से कितना सामान खरीदा, दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि मैंने एक बात बताऊं, आटा चक्की वाले के एग्जांपल में उसने 5 रुपए वैल्यू ऐड करी थी, 10 रुपए में उसने गेहूं खरीदा था, आगे 15 रुपए में बेचा था, तो 15 रुपए हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, 10 रुपए हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 15 में से 10 माइनस करके 5 रुपए, तभी तो वैल्यू ऐड आई थी हमारी, बस वही वाली चीज है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का ना एक फॉर्मूला भी है, आपको जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि जितना आपने सामान बेचा है प्लस जितना स्टॉक आपके पास अभी खुद बचा हुआ है, वो बिका नहीं है सामान। और क्लोजिंग स्टॉक का, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हर जगह चेंज इन स्टॉक आ जाए, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और सेल्स का मतलब तो आपको पता ही है, जितना सामान बिक गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलवेज। अच्छा, सेल्स का सर क्या कोई और नाम हो सकता है? सेल्स ना कभी कभी कैसे दे रखा होगा, एक बात बताऊं, मैं केले वाला हूं, ठीक है ना, मैं केले बेचता हूं। मैंने एक चीज बोली आप लोगों को कि यार मैंने ना आज 1000 रुपए की सेल करी, ये तो आसान बात हो गई। फिर मैंने, पता क्या हुआ, तुमने मुझसे पूछा सर आज आपकी सेल कितनी हुई, मैंने कहा तुम्हें सेल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आज मैंने 500 केले बेचे 2 रुपए के हिसाब से। जरा बताओ कितनी सेल हो गई टोटल, तो आप कहोगे सर 500 क्वांटिटी है, 2 रुपए एक केले का प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अगर मैं कर दूं तो वो भी तो सेल्स की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखा, क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है, तो घबराना नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आओ जरा, अब जरा सुनो, जब मैं बात कर रहा हूं सेल्स की, सर क्या सेल्स सिर्फ जो इंडिया में हुई है उसको इंक्लूड करेंगे? ना, डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज जितना आपने एक्सपोर्ट किया है दूसरी कंट्रीज को, दोनों इंक्लूड होंगी, दोनों को प्लस कर देना, वो सेल्स के इक्वल हो जाएंगी। कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें सेल्स भी दे रखा होगा और एक्सपोर्ट भी दे रखा होगा, तो एक्सपोर्ट को इग्नोर मार देना, कह देना सेल्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि फिर अगर आपको परचेज या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों एक ही चीज है, जो आपने पीछे से खरीदा है, परचेज हो सकता है आप अपने देश से करो या फिर आपने क्या करा होगा, इंपोर्ट करा होगा किसी दूसरी कंट्री से, एज द केस में भी, ठीक है ना। अब जरा एक नोट और देख लो, अगर एंटायर आउटपुट बिक किया है, आपने 100 यूनिट्स, जैसे लेट सपोज मैं केले बेचने वाला था ना, मैंने 100 केले पीछे से खरीदे थे, 100 के 100 केले मैंने बेच दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो मेरी सेल्स के इक्वल हो जाएगा। जितना मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना प्रोडक्शन हुआ था वो मेरी सेल्स के इक्वल हो जाएगा। बट अगर 100 केले थे मेरे पास पर मैंने बेचे सिर्फ 90 केले, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 प्लस जितना स्टॉक मेरे पास अभी भी बढ़ा हुआ है, यानी कि 10 रुपीज, दोनों को प्लस कर दूंगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा यहाँ अगली लाइन के अंदर लिखा है।
बात समझ आ गई है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों का काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे, इसलिए मैं इन्हें अभी के अभी करा दे रहा हूं, ठीक है ना? आओ चला, अब क्वेश्चन करते हैं। आओ जी, ध्यान से देखना। अब बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे ताकि आप मोटिवेटेड रहो। सडनली मुश्किल करा दूंगा तो यार तुम लोग वीडियो डिसलाइक मार के चले जाओगे, ठीक है ना? वो मैं नहीं चाहता, ठीक है? आओ जरा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी हम लोगों को निकालना है। चलो जी, पहले फर्म ए का निकाल लेते हैं। फर्म ए की वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला। जरा देखना, फर्म ए की डोमेस्टिक सेल्स कितनी दे रखी है? 4000। ओके, 4000 डोमेस्टिक सेल्स है। क्या कोई एक्सपोर्ट्स है? हाँ जी, एक्सपोर्ट है। दोनों एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स को प्लस करूंगा तो दोनों चीजें क्या मिल जाएंगी? मिलके सेल्स बनाएंगी, ठीक है? देन चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या? कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, होता तो प्लस कर देते हैं। अब क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि परचेज बाय फर्म ए कितना दे रखा है? दे रखा है 200, माइनस कर दिया मैंने 200। जरा देखना, 4000 माइनस 4000 प्लस 1000 5000, ये आ जाएगा 4800 हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। बहुत सुंदर क्वेश्चन। फर्म बी का कैसे आएगा? कुछ नहीं करना यार, सेल बाय फर्म बी, परचेज बाय फर्म बी, दोनों को 2940 में से 1300 माइनस कर दोगे, जो आपका आंसर बनेगा देख लेना, इतना था। अगला क्वेश्चन इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? जरा देखना, पहला क्या है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, पहले फर्म ए का निकाल लें हम लोग एज यूजुअल। तो ये आ गया वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, याद कर लो, ठीक है? जरा देखना, सेल्स कितनी है फर्म ए की? सेल बाय फर्म ए, अरे बाप रे बाप, स्ट्रेट दे रखा है 500। सेल बाय फर्म ए आ गया। अब तुम्हें एक्सपोर्ट बाय फर्म ए कुछ भी दे रखा हूं, इग्नोर मारना। सेल आ गई ना, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड हो रखा होगा। इसके बाद परचेज बाय फर्म ए कितना दे रखा है? परचेजेस बाय फर्म ए दे रखा है 320। लो जी, 320। ओ एक से रुक जाओ। सेल बाय फर्म ए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ना। सेल्स में मैंने प्लस तो करा ही नहीं, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, यानी कि 20 मैंने प्लस कर दिया। ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है ना? फिर इसमें से माइनस कर देंगे किसको? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, यानी कि परचेज बाय फर्म ए 320। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? 200। दैट वाज क्वाइट इजी, बट मुश्किल होगा फर्म बी का निकालना। देखना, आप ना एक काम करो, वीडियो पॉज करके ना खुद से निकालने की कोशिश कर रहा। मैं कह रहा हूँ कई बच्चे होंगे जो नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है ना? पर मैं तो कराता रहूंगा, क्योंकि मेरे को तो भाई वीडियो आप लोग पॉज करेंगे ना। आओ जरा, सबसे पहले क्या करना है? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है फर्म बी की? अरे यार, इनको अलग अलग लोगों को जिसने सेल करी है सबको प्लस करना है। सेल्स फर्म बी ने जनरल गवर्नमेंट को 100 रुपए का सामान बेचा है, ओके। और किसी को बेचा है क्या? हाउस होल्ड को बेचा है 350 रुपए का, ओके, इसमें ऐड कर दिया। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? किसी और को बेचा है क्या? किसी और को नहीं बेचा है। फिर फर्म बी का चेंज इन स्टॉक हम लोग निकाल लेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, यानी कि 40 माइनस 30। तो देखो, प्लस चेंज इन स्टॉक ब्रैकेट में 40 माइनस 30, चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों मिलके क्या बना रही है? सेल्स। ये क्या बता रहा है? चेंज इन स्टॉक। तो दोनों ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझ जाना, ठीक है? और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट मींस परचेज। पूरे क्वेश्चन में तुम ढूंढ के दिखा दो परचेज ऑफ फर्म बी क्या होंगे, मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो, एक गुमराह करने के लिए एक बात बोली गई है, सेल बाय फर्म ए टू बी। ये फर्म ए के रेस्पेक्ट में तो कोई काम नहीं था, बट फर्म ए ने जो बी को बेचा है वो बी ने उससे खरीदा होगा ना, तो ये परचेज हो जाएगी फर्म बी की, यानी कि परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म बी, दैट मींस 200 रुपीज विल बी आईसी ऑफ फर्म बी। लो जी, 200 सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आएगा? 450 प्लस 10 150, 450 प्लस 10 460 माइनस 260 हो जाएगा। लो जी, उसके बाद आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? जीडीपी एट एमपी निकालना है। देखो, मैंने क्या बताया था? दो फॉर्म, एक या एक से ज्यादा फॉर्म अगर है तो सबको क्या कर दो? जीबीएमपी को प्लस कर दो तो जीडीपी एमपी आ जाएगा।
तो वैल्यू एडेड का ही दूसरा नाम क्या था, जीबीएमपी। तो हम क्या कर देंगे, ये जो 200 प्लस 260 कर दिया, ये हमारा जीडीपीएमपी आ जाएगा। ये आ गया हमारा 460 रुपीज। बात खत्म। और लास्ट में क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। अब देखना मजा आएगा। आप लोगों को एक एग्रीगेट पता है कौन सा, जीडीपीएमपी, और निकालना क्या है आप लोगों को, एनडीपी एफसी। देखना, एक एग्रीगेट दे रखा है और एक एग्रीगेट आप लोगों को निकालना है। यहां पर वही जो जुगाड़ आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, क्या जो निकालना है उसको लेफ्ट और डाउन में रखना है, यानी कि एनडीपीएफसी इक्वल टू की लेफ्ट साइड में और इस साइड में कहां पे रहेगी, डाउन रहेगी। जीडीपीएमपी दे रखी है तो राइट साइड में और यहां पे अप साइड में। जी से एन पे जाना है, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। डी से डी पे कुछ नहीं, एमपी से एफसी जाना है, माइनस कर दूंगा एनआईटी। जीडीपीएमपी कितना आ जाएगा, 460 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम 120 माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ दी फर्म्स। कितना दे रखा है, 75। सब्सिडी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, माइनस 0 करके मेंशन कर दो, सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर क्विक लग रहा है तो प्लीज स्पीड को स्लो कर लेना, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को इसी स्पीड में बोलना पड़ेगा, तभी वीडियो टाइम पे खत्म हो पाएगी, अदरवाइज बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है ना। अब आओ अगला क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स जीवीएएफसी निकालो बाय 8। जीवीएएफसी एक सेकंड, जीवीएएफसी निकालने के लिए कहा है। सर क्या आपने हमें जीवीएएफसी नाम की कोई चीज सिखाई है? मैंने कुछ नहीं सिखाया भाई ऐसा। मैंने आप लोगों को जीवीएएमपी निकालना सिखाया है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन था ना, जिसमें वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या था, जीवीएएमपी। तो आप लोगों को जीवीएएमपी का फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है, जीवीएएफसी नहीं। आप जीवीएमपी नॉर्मली निकालोगे, फिर वो लेफ्ट डाउन करके जीवीएफसी निकाल लेना, क्या दिक्कत है। जरा देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स यानी कि 500 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि 20 माइनस 30। अच्छा देखो, क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग 30 है, तो ब्रैकेट में 20 माइनस 30 ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दे रखा है 300। सर परचेज ऑफ मशीनरी भी दे रखा है। अरे भाई मशीनरी असेट होती है और असेट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट परचेज से इंक्लूड नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो परचेज ऑफ मशीनरी को इंक्लूड नहीं करना है, गलती से भी कहीं परचेज देख लो और तुम लोग इंक्लूड कर दो आईसी में, कभी नहीं करना है, ठीक है। 300 माइनस किया, यहाँ पे जीवीएमपी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 490, 490 में से 300 का 190, 190 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगती। अब हम लोगों को क्या निकालना है, जीवीएएफसी निकालना है। जो चीज़ निकालनी है वो लेफ्ट में, और जो चीज़ दे रखी है यानी कि जीवीएएमपी वो आ जाएगा राइट में। और ये इधर जीवीएएफसी लेफ्ट और डाउन था और जीवीएएमपी राइट और अप था। सिर्फ एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, यानी कि 190 माइनस एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, 0 माइनस सब्सिडीज दे रखी है 40, ये कितना आ जाएगा 230 रुपये आंसर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 40, 190 प्लस 40 कितना हो जाता है, 230 हो जाता है। ओके आओ चला अगला, क्या अगले में कुछ कराने लायक है? ओहो अगला सुनो मेरी बात, अगले में ना थोड़ा सा है दिक्कत। आप लोगों को ना कोई वो नहीं निकालना, एग्रीगेट नहीं निकालना, आपको बीच की किसी चीज़ को निकालना है। तो कोई बात नहीं सर, आपने कौन सा फॉर्मूला सिखाया था? मैंने जीवीएमपी का फॉर्मूला सिखाया था। क्या था वो? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हुआ करता था। तो जरा देखना यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट स्ट्रेट दे रखा है 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, वो तो दे ही नहीं रखा है। कोई नहीं, जीवीएमपी मैं इसको ऐसे का ऐसा लिख लेता हूँ। मान लेते हैं जीवीएमपी दे रखा है, तो दे ही रखा है ना। और क्या दे रखा है? एनवीएफसी दे रखा है, एनवीएफसी, एनवीएफसी कितना दे रखा है 80। आप इन दोनों में से किसी को भी लेफ्ट या किसी को भी राइट रख लो, मेरी मर्जी में किसी को भी रखूंगा, आंसर मेरा आएगा। मैंने जीवीएमपी को लेफ्ट में रख लिया और इधर डाउन में रख लिया, और एनवीएफसी को राइट में रख लिया और अप में रख लिया। एन से जी पे जाऊंगा, ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी पे जाऊंगा, ऐड कर दूंगा एनआईटी। भाई साहब बाकी चीज़ें दे रखी हैं। एनवीएफसी कितना है 80, जीवीएमपी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 20, और प्लस एनआईटी की जगह मैं क्या लिख दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम जीएसटी, इंडिया में सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज जीएसटी। 15 माइनस 5
15 माइनस 5, सब कुछ दे रखा है। आईसी आप लोग निकाल लोगे इधर उधर करके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड करा? हाँ जी, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैंने वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। आप लोगों को डेप्रिसिएशन सीधा सीधा नाम नहीं बोला है। 11th क्लास में आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन का, SLM। हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे निकलता था? 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलने वाली है, तो एक साल में का उसका खर्चा कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 10 कर देना, यानी कि 1 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन इस केस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, बस इसके लिए था, बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम है, आप समझ जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करना है। डाउट कोई आया कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देन अगला है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कराने का रीजन क्या था जरा देख लो। मैं तुम्हें अब इसको इसी तरीके से करा रहा हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है जरा देखना। सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स, आप पहले इसे प्लस करोगे, इसे 1 रख दिया मैंने, याद रखना क्या क्या करना है। और दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट्स आपने जितना किया है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और क्या कुछ बेचा है? अच्छा, एक तीसरी चीज जिसके लिए क्वेश्चन करना जरूरी था, इसको हाईलाइट कर लो। आप लोगों ने ना एक चीज बताना मुझे। लेट सपोज मैं किसान हूँ, ठीक है ना, मैं किसान हूँ, मैंने 100 किलो गेहूँ उगाया, और उसमें ना लेट सपोज 100 किलो गेहूँ उगाया। 100 किलो में से मैंने 60 किलो गेहूँ क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दिया। 20 किलो गेहूँ, 20 kg ऑफ गेहूं मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, बिका ही नहीं यार। 20 किलो गेहूं मैंने क्या करा? सेल्फ कंजम्पशन कर ली, खुद खा लिया। एक बात बताओ, टोटल आउटपुट कितना था? आउटपुट तो टोटल 100 किलो था ना, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों चीज़ों को प्लस नहीं कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए? बस यहाँ पे वही काम किया है। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑल्सो गेट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात सुन लो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूंगा वो चीज़ें। सबसे पहला है आप लोगों का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। भाई बगल से ही सामान खरीदा है डोमेस्टिक मार्केट से, वो आ जाएगा। आपने अगर कोई इंपोर्ट किया है बाहर से, वो आ जाएगा। देन उसके बाद आपका अगली चीज़ आ जाएगी पावर चार्जेस। ओहो, सामान बनाने में, लेट सपोज यार सामान बनाने में भाई मेरी बिजली जो खर्च हुई है वो भी इंक्लूड होगा किसके अंदर? इंटरमीडिएट परचेज के अंदर, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर। बस इस पॉइंट की वजह से हम लोगों ने ये चीज़ें करी थी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जो यहाँ पे किया है ना, ये कौन सा 1 2 3, इसमें चेंज इन स्टॉक तो हमने ऐड ही नहीं किया। ये 4th चीज़ दैट इज चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देना, क्योंकि सेल्स टोटल थी, सेल्फ कंजम्पशन ऐड कर दी और चेंज इन स्टॉक तो हमने ऐड नहीं किया था। तो चौथी चीज़ चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक विल कंप्लीटली बिकम वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। आओ जी, बाकी और मैं कुछ नहीं करा रहा, बाकी आप लोग खुद कर लोगे, ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। और इस कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, जो बच्चा वीडियो छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बेसिकली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आ सकता है, यू नेवर नो। आओ जरा देखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है पर क्वेश्चन। इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से कराऊंगा। एक फर्म ए है, ठीक है ना, इसमें बड़ा सा साइकिल बनेगा, चार्ट बनेगा। फर्म ए है जो गुड्स खरीद रही है, किससे? एक्स से। देखो, जब गुड्स खरीदेंगे तो एरो अंदर आएगा, और जब गुड्स बिकेंगे तो एरो बाहर जाएगा, मतलब बाहर जा रहे हैं गुड्स। एक्स से कितने के गुड्स खरीदे हैं? एक्स से खरीदे हैं 500 करोड़ के। फिर उसने बेच दिए हैं बी को, ए ने फिर बी को बेच दिए हैं, कितने रुपए के गुड्स बेच दिए हैं? 1000 करोड़ के। और फर्म सी को भी कितने का बेचे हैं? उसने बेचे हैं 700 करोड़ के। फिर फर्म बी है, फर्म बी ने वाई से गुड्स खरीदे हैं, यानी कि वाई कोई बंदा है, उससे फर्म बी ने गुड्स खरीदे हैं, कितने रुपए के खरीदे हैं? 200 रुपीज़ के। ओके, देन उसने बेचा किसको है? सी को 1500 का। बी ने सी को बेचा है 1500 का। एंड फिनिश्ड गुड्स वर्थ ₹2000 टू हाउस होल्ड, और बी ने हाउस होल्ड्स को भी बेचा है, 2000 रुपीज़ का। फर्म सी ने बाय किया है जेड से, फर्म सी ने जेड से बाय किया है कितने रुपए का? 150 का। और सेल किया है फिनिश्ड गुड्स 4150 का हाउस होल्ड्स को, और इसने हाउस होल्ड को सोल्ड किया है कितने का? 4150 का। कह रहा वैल्यू एडेड निकालो। जितने एरो बाहर गए हैं सेल हुए हैं, माइनस जितनी एरो अंदर आई है उसको, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देना, वैल्यू एडेड आ जाएगा। मिसाल के तौर पे दिखा दूं एक बार, ए का देखो वैल्यू एडेड कितना जाएगा। ए ने क्या कितनी एरो बाहर जा रही हैं? एक बार आ रही है 700, ये एरो बाहर जा रही है,
ए से 2 एरो बाहर जा रही हैं, ये और ये, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 700, ये आउटपुट माइनस 1 एरो अंदर आ रही है यानी कि 500, ये ए का आ जाएगा। बी का कितना होगा, बी का बता देता हूँ। देखो सेल कितनी हुई है 1500 ये वाली, देन उसके बाद 2000, देन उसके बाद कोई और है क्या, किसी और को नहीं बेची है, माइनस कर देंगे कितनी इसके अंदर आए हैं, एक इसने 200 वाई से लिए हैं और 1000 ए से लिए हैं, तो 200 माइनस 1000 ये बी का आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सी का भी निकाल लेना, ठीक है ना, बस यही वाली चीज़ है। और अगर GDP-MP निकालना हुआ तो तीनों को प्लस कर देना, जिनका GP-MP आया है वो आप लोगों का GDP-MP आ जाएगा, ठीक है। अभी आज की क्लास में सिर्फ इतना, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड तक कर रहे हैं। अगली क्लास के लिए बहुत कम बचा है यार, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड तो सिर्फ फॉर्मेट कराऊंगा एंड वो पूरा का पूरा हो जाएगा। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वीडियो बहुत लेंथी सी लग रही है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसे जस्ट मैं कुछ देर के अंदर ही आपको दूसरी क्लास भी दे दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको यहाँ तक करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट्स के नीचे पूछना, मैं जरूर आंसर करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना गाइस। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खुद चैनल सब्सक्राइब करो एंड मुझे प्रोत्साहन देने के लिए लाइक करना वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय।